ये कहानी है एक ऐसी ननद की जिसे बुराई करना बहुत पसंद था। उसका कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन वो बुराई ना करती हो। जहां वो एक और सभी के सामने मीठा मीठा बोलती थी, तो वहीं दूसरी ओर सबकी पीठ पीछे बहुत बुरा बुरा बोलती थी। खैर, इस वक्त ये ननद अपनी भाभी के साथ बैठी हुई है। अच्छा भाभी, कल जानवी की शादी में कितना मज़ा आया ना। हाँ, शादी में सजावट तो बहुत अच्छी की गई थी। अंकल ने बहुत पैसा खर्च किया है। इकलौती लड़की जो है उनकी। वैसे वो लोग बहुत पैसे वाले हैं ना। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आपने उनको नोटिस किया? किसको? अरे भैया की एक्स गर्लफ्रेंड साक्षी को। नहीं तो मैंने तो नोटिस नहीं किया। वैसे भी शादी में इतने सारे लोग आए हुए थे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया वहां पर। क्या वो आई थी? ना, नहीं तो क्या, आई थी और भैया से मिली भी थी। अच्छा। साक्षी ने भैया से ज़्यादा कुछ खास बात तो नहीं की थी, लेकिन भैया उसकी तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे काफ़ी फिट लग रही थी। लेकिन भाभी ना अपना ज़्यादा सोचिएगा मत, वो तो उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया होगा। अरे जो भी है ननद जी, लेकिन ऐसे कैसे बोल दिया? और उन्होंने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? मुझे ना अब उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी ना आपकी बात सही लग रही है भाभी। भैया को आपसे ये सब छुपाना नहीं चाहिए। अच्छा भाभी, लेकिन भैया को आप ये मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये सब कहा, वरना वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। अरे नहीं नहीं ननद जी, मैं उन्हें आपके बारे में भला क्यों बताऊंगी। आप बस ये बताइए कि आपके भैया साक्षी से और क्या बोल रहे थे। भाभी दरअसल बात यह है कि अगर भैया मुझे वहाँ पर उनकी बात सुनते हुए देख लेते ना तो मुझ पर बहुत गुस्सा होते। इसीलिए मैंने उनकी ज़्यादा बात तो नहीं सुनी। हाँ, बस 2-4 बात मैंने सुनी थी जो आपको बता दी। दरअसल ननद जी, बात यह है कि जब मैं इनसे मिली थी ना तो उस समय मैं बहुत पतली थी, और अब अचानक से मेरा इतना वजन बढ़ गया है, तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे भाभी, आप इतनी छोटी सी बात पर इतना स्ट्रेस मत लीजिए। और वैसे भी शादी के बाद तो थोड़ा मोटापा हो ही जाता है। जब मैं उनसे पूछती हूँ ना मैं मोटी लग रही हूँ, तो ये मुझसे कुछ नहीं बोलते। तब तो ये मुझसे बोलते नहीं नहीं तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। लेकिन अब मुझे पता चला मैं मोटी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मैं इन्हें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तभी वहां पर प्रिया की छोटी भाभी रश्मि आ जाती है। प्रिया उसे सारी बात बताती है। अरे जेठानी जी, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी पड़ोस की शादी में साक्षी कैसे आई। अरे भाभी, वो राणा अंकल की बेटी जानवी की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए। ओ तभी तो। जो भी है जेठानी जी, आप ज़्यादा चिंता मत करिए। अच्छा रश्मि भाभी, भैया कह रहे थे कि आपको सही से खाना बनाना नहीं आता, क्या ये बात सही है क्या? और वो तो ये भी बोल रहे थे कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। क्या? इन्होंने ऐसा कब बोला? बुरा मत मानिएगा भाभी, दरअसल भैया ने ये बात मुझे बहुत पहले ही बताई थी, लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे ये सब क्यों बोलूं, आपको कितना बुरा लगेगा ना। नहीं नहीं ननद जी, माना कि बुरा लगेगा, लेकिन कम से कम मुझे ये सारी बातें पता भी तो चलनी चाहिए ना, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे पति के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मुझे तो ये सारी बातें पता ही नहीं थी। अच्छा किया कि तुमने मुझे बताया। अरे नहीं भाभी जी, ये कहाँ अच्छा लगता है, मैं भैया की बातें आपको बताती फिरूं। नहीं ननद जी, आप बताइए, हमको भी तो पता चले आखिर हमारे पति हमारे पीठ पीछे क्या क्या बोलते हैं। हाँ तो रश्मि भाभी, भैया बोल रहे थे कि एक दिन आपने उनके लिए केक बनाया था, वो बहुत बेकार बना था। अब क्योंकि आपने पहली बार भैया के लिए केक बनाया था तो भैया ने मजबूरी में वो केक खा लिया। भैया जब ये बात हमें बता रहे थे ना तो बहुत हंस भी रहे थे। वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे देवरानी जी, अब तो बोल दिया ना। सच में ये आदमी ना होते ही ऐसे, हमेशा औरतों की गलतियां निकालते रहते हैं। आप सही कह रही है जेठानी जी, इन लोगों को तो हमारी कदर ही नहीं है। और ये मेरी अंग्रेजी के बारे में बोल रहे हैं। अरे खुद की अंग्रेजी कितनी अच्छी है, और ये जो बोल रहे हैं ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे क्या इन्हें पता नहीं कि मैं कितने बड़े घर से आई हूँ? वहां तो मैं चाय भी नहीं बनाती थी, और यहाँ तो सब कुछ बनाती हूँ। इस तरह ये ननद अपने दोनों भाई की बुराइयां अपनी भाभियों से करती रहती है। तो उसी रात ज्योति अपने पति से उसी विषय पर चर्चा करती है। वो अपने पति से झूठ बोलती है कि उसे ये सारी बातें उसकी एक सहेली ने बताई थी जो पार्टी में मौजूद थी। अरे ज्योति, मैंने उसे फिट इसलिए कहा था क्योंकि एक्चुअली उसने 1 महीने पहले अपना एक फिटनेस क्लास खोला है, और सोशल मीडिया में मैंने उसकी कुछ पोस्ट वगैरह भी देखी थी। तो बात यह है कि जब साक्षी मुझसे मिली तब वो अपने फिटनेस क्लास के बारे में मुझे बताने लगी, तो बस इसीलिए मैंने बातों बातों में बोल दिया कि वो फिट लग रही है।
इसमें तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो? जो भी है, आप उससे सीधी सीधी बात करते ना। अरे आपको उसकी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? आपने उसकी तारीफ कर दी तो वो सोच रही होगी कि आप अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी वो बता रही थी कि कुछ महीनों बाद उसकी शादी होने वाली है। तुम ना बेवजह प्लीज शक मत करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मैं कान पकड़ता हूं कि अगली बार मैं उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ओके? हाँ, ऐसा ही करिएगा। दूसरी ओर प्रिया की छोटी भाभी रश्मि अपने पति मनीष से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ रश्मि, आज मुझसे बिना बात किए ही सो रही हो? आपसे बात करने का क्या फायदा? अरे भैया, मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आप कभी कुछ करते ही कहाँ है? अरे बताओ ना, किस बात पर मुझसे नाराज हो? अच्छा, शायद तुम इस बात पर नाराज हो कि मैंने तुम्हें वो महंगी वाली साड़ी नहीं दिलाई, है ना? मुझे नहीं पता। रश्मि ये कहकर चद्दर तानकर सो जाती है। दरअसल वो अपनी ननद के द्वारा बताई हुई बातों पर मनीष से झगड़ा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो मनीष को पता चल जाता कि उसकी ननद ने ही सारी बातें रश्मि को बताई हैं। खैर, कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। ये दोनों भाभियां अपने पतियों से नाराज रहती है। इसी बीच चलो, अभी बहुत अच्छा मौका है। दोनों भाभियाँ सब्जी लेने बाजार गई हुई है। मेरे पास कम से कम 2 घंटा तो है ही। तब तक मैं आराम से इन दोनों की बुराइयाँ अपने दोनों भाइयों से कर पाऊंगी। रोहन भैया, मनीष भैया, आप दोनों क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं प्रिया, मैच आने वाला है ना, तो हम दोनों बैठकर आराम से मैच देखेंगे। सच में बड़ा सुकून मिलता है मैच देखकर। सही है। वैसे भी जब भाभियाँ घर में रहती है तो आप दोनों को सुकून कहाँ मिलता है? अरे तू ये क्या बोल रही है? वही तो। आप दोनों ना मेरे सामने नाटक मत करो। मुझे पता है आजकल भाभियाँ आप दोनों से बहुत झगड़ा करती हैं। अरे अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो पति पत्नियों के बीच में होता रहता है। वही तो। आज तक इस चीज़ से भला कोई बच सका है क्या? हाँ भैया, वो तो मुझे पता है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ये काफ़ी कॉमन सी बात है। लेकिन आप दोनों की लड़ाइयाँ अपनी अपनी पत्नियों से कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रही? वैसे मुझे आप दोनों से कुछ कहना भी था। हाँ हाँ, बोल ना। मैं ये सोच रही थी कि आप दोनों कितने अच्छे हैं, अपनी पत्नियों से कितना प्यार करते हैं, और एक तरफ भाभियाँ हैं जो हमेशा आप दोनों की बुराइयाँ करती रहती हैं। उस दिन ज्योति भाभी बोल रही थी कि हर आदमी एक जैसे होते हैं, वो कभी भी औरतों को समझ नहीं सकते, और आदमी हमेशा औरतों की गलतियाँ निकालते रहते हैं। वही मैं मन में सोचने लगी कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो भाभी ऐसा बोल रही है। वही तो, मैंने तो कभी भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। भैया प्लीज़, पर भाभी को आप कुछ बताइएगा नहीं तो वो बोलेंगी कि ननद जी आप लोगों के बीच में आग लगाती रहती हैं। वो तो मैंने बस आपसे क्लियर करने के लिए ये सारी बातें बोल दी। क्यों भैया, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? तूने कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा हुआ कि तूने मुझे ये सारी बातें बता दी। अगर तूने मुझे ये सब नहीं बताया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि ज्योति मेरे बारे में पीठ पीछे क्या क्या बोलती है। हाँ भैया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था भाभी को। अरे मनीष भैया, रश्मि भाभी गुस्से में बोल रही थी कि वो तो महलों से आई है और यहाँ पर रह रही है। वो आपके लिए सब कुछ करती है तो आप उसमें भी कमियां निकालते रहते हैं। और रश्मि भाभी ये भी बोल रही थी कि आप उनकी अंग्रेज़ी में बहुत कमियां निकालते हैं, पर आपकी खुद की अंग्रेज़ी ही बहुत ख़राब है। क्या मेरी पत्नी ने मेरे बारे में ऐसा बोला? मुझे यकीन नहीं होता। मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ भैया, अब भगवान ही जाने कि रश्मि भाभी ने ऐसा क्यों बोला। और इस तरह प्रिया अपने दोनों भाइयों के सामने अपनी दोनों भाभियों की कही हुई सारी बातों पर एक्स्ट्रा नमक, मिर्च और मसाला छिड़क कर उन्हें बताती रहती है। वहीं उसके दोनों भाई भी उस पर भरोसा कर लेते हैं और दोनों कई दिनों तक अपनी अपनी पत्नियों से मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं। वो उन्हें कुछ बताते भी नहीं। ये सारी चीज़ें देखकर प्रिया को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर, इसके 2-3 दिन बाद तो तुझे ये लड़का पसंद है? चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे लड़का पसंद आया। 1 साल हो गए, इतने लड़के दिखाए, लेकिन तुझे तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। अरे माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि इन सब कामों में थोड़ी देर तो लगती है। आप तो भोली हो, सबको अच्छे से समझ लेती हो। आपको नहीं पता कि इंसानों के भोले भाले चेहरे के पीछे एक दूसरा रूप भी छुपा हुआ होता है। जैसा कि आप अपनी बहुओं को ही ले लो, आप उन्हें कितना अच्छा समझती हो, लेकिन वो तो आपकी पीठ पीछे क्या क्या बोलती रहती है। ये तो क्या बोल रही है?
हाँ माँ, देखो ना आप कितनी अच्छी सास हो, अपनी बहू का कितना ध्यान रखती हो। जब भी बाजार जाती हो तो उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती हो। यहाँ तक कि उनके चक्कर में आप अपनी बेटी को भूल जाती हो। अरे भला आज के ज़माने में इतनी अच्छी सास होती है क्या? तो कहना क्या चाहती है प्रिया, जरा साफ साफ और जल्दी बता। अरे उस दिन रश्मि भाभी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी तो तुमने उनसे क्या कहा? थोड़ा सा लंबा ड्रेस पहनो, ठीक है? बस भाभी इतनी छोटी सी बात पर भड़क गई और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। क्या बोल रही थी वो? बोलने लगी, माँ जी बड़ी ओल्ड फैशन लेडी है, हमेशा अपना हुक्म चलाती रहती है और वो इतने बड़े घर से आई है तब भी यहाँ पर सारा काम करती हैं, इसके बावजूद भी आपको चैन नहीं आता। और न जाने क्या क्या बोल रही थी। अब मम्मी मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? आपको कितना बुरा लग रहा होगा ना। अरे नहीं नहीं, तू बता मुझे। अरे ये बात तो मैंने आपको रश्मि भाभी के बारे में बताई, अब मैं आपको ज्योति भाभी के बारे में बताती हूँ। आखिर वो आपके बारे में क्या क्या बोलती है। बोल रही थी जब वो किचन में खाना बनाती है तो आप उन्हें बहुत टोकती हैं और इस तरह प्रिया अपनी भाभीियों के बारे में उनकी पीठ पीछे न जाने क्या क्या बोलती रहती है। माँ मैंने दोनों भाभीयों की सारी बातें आपको तो बता दी, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें ये मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सब बताया है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर। अगले दिन आज छोले भटूरे बना देती हूँ, माँ जी के स्टाइल के छोले भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। ज्योति अपनी सास के पास जाती है। माँ जी आज मैं छोले भटूरे बना रही हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए ना कि कौन कौन से मसाले कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं। क्यों भाई, मैं क्यों बताऊं? तुम्हें तो किचन में खाना बनाते समय किसी की रोक टोक पसंद नहीं है ना। और अगर मैं तुम्हें किचन में आकर कुछ बताऊंगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें टोक रही हूँ। तो बहू तुम सब अपनी मर्जी से ही करो, मैं बीच में नहीं आऊंगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है? माँ जी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, सारी गलती तो सासू माओं की होती है, तुम बहुओं की तो क्या ही गलतियां होती हैं। ज्योति उदास होकर किचन में चली जाती है। तभी वहां पर रश्मि आती है। पता नहीं सासू माँ को क्या हो गया है, आज मुझसे भी सही से बात नहीं कर रही थी। आज सुबह जब मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई तो बोल रही थी तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। रश्मि कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू माँ ने हमारी बातें सुन ली हो? हाँ जिठानी जी, हो सकता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। तभी एक दिन, देखिए नाना जी, हमें पता है कि आप हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करती हैं, आप हमारी बुराइयां करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप बेवजह गलत गलत बातें सासू माँ को और हमारे पतियों को तो मत कहा करिए। इस तरह दोनों भाभियां अपनी ननद को बहुत समझाती हैं, लेकिन ये ननद कहाँ मानने वाली थी। खैर इसी बीच प्रिया की शादी भी हो जाती है। सूरज जी आपकी माँ बड़ी अजीब है, उस दिन पता नहीं आपके बारे में वो मुझसे क्या क्या बोल रही थी। क्या बोल रही थी मेरी माँ? बोल रही थी कि 7 साल पहले तुम नशा वगैरह करते थे और बहुत बिगड़ गए थे। उस वक्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी जिसके चक्कर में तुमने घर का बहुत नुकसान करवाया था। वो अरे अब चिंता मत करो, वो आपका पास्ट था। मुझे आपके पास्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस इस बात से मतलब है कि आप प्रेजेंट में कैसे हो। थैंक यू प्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। प्रिया तो सारी बातें अपने पति से कह देती है, लेकिन इन सभी बातों के कारण उसके पति के अंदर अपनी माँ के प्रति बुरी भावना जागृत होती है। उसी शाम प्रिया अपनी सासू माँ के पास बैठती है। माँ जी आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी सारी ज़रूरतों का कितना ध्यान रखती हैं। और एक तरफ मेरे मायके वाले हैं जो मेरे बारे में सोचते ही नहीं, और जब से भाभी आई है ना घर में वो सब तो मुझे भूल ही गए हैं। अच्छा जी माँ जी, मेरी दोनों भाभियाँ मुझसे बहुत चिढ़ती हैं, हालांकि उन्हें सब कुछ मिलता है, और मेरी माँ वो भी कम नहीं है। और इस तरह प्रिया अपने मायके वालों की बहुत बुराइयां करती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और इसी बीच ज्योति की बेटी होती है तो प्रिया के ससुराल वाले उसके मायके पहुंचते हैं। समधन जी मुबारक हो। शुक्रिया समधन जी, आइए आइए। इसके बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। वहीं ज्योति की गोद भराई की पार्टी में प्रिया की बचपन की सहेली भी आई थी। आज के दिन भी प्रिया अपनी सहेली से अपने ससुराल और मायके वालों की खूब बुराई कर रही थी। यार तेरे ससुराल वाले इतने बेकार है। हाँ यार मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। दोनों की सारी बातें प्रिया की सास सुन लेती है। जब रात होती है, सारे मेहमान चले गए थे। वाह बहू वाह, तुमने तो अपने ससुराल वालों और अपने मायके वालों को नाम ऊंचा कर दिया है। मतलब माँ जी,
मतलब ये कि तुमने अपनी सहेली से हमारे बारे में और अपने मायके वालों के बारे में जो कुछ भी बोला है ना बेटा, मैंने सब सुन लिया। और प्रिया की सासू माँ जोर जोर से सारी बातें उसकी मायके वालों को भी बता देती है। प्रिया, तू ऐसा करेगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अपने मायके वालों की बुराई। माँ वो तो बस मैंने ऐसे ही। ननद जी ऐसे ही मतलब क्या है आपका? आपको पता भी है आपकी पीठ पीछे बोलने की आदत से हम सबके लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सच में इससे ही बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। और प्रिया, तुमने अपनी सहेली से मेरी भी बुराई की। आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया था? मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझसे बहुत खुश हो, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही है। प्रिया, तेरी वजह से मैं तेरी भाभी के बारे में कितना बुरा सोच रहा था। सच में प्रिया, तूने ये बहुत गलत किया, वो भी अपने ही परिवार वालों के साथ। और इस तरह सभी लोग प्रिया से बहुत नाराज होते हैं। प्रिया, कल हम तुम्हारे मायके से चले जाएंगे, लेकिन तुम यहीं पर रहोगी। और तुम यहाँ तब तक रहोगी जब तक तुम अपनी ये बेकार आदत सुधार नहीं लेती, क्योंकि मुझे बेवजह अपना माथा खराब नहीं करना। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मानती हूँ। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि मैं लोगों की पीठ पीछे बोलने वाली आदत छोड़ दूंगी। तो प्रिया के कई बार माफ़ी मांगने के बाद उसकी सासू माँ आखिरकार मान जाती हैं। वहीं प्रिया को भी अपनी गलती का एहसास सच में हो जाता है और इसके बाद प्रिया के मायके वाले प्रिया को अच्छे से समझाते हैं। हाँ माँ, अब मुझे समझ में आ गया है। अब ये गलती कभी मत करना। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सब के बाद भी मेरे सामने खड़े रहने की? तुम एक फरेबी हो। आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा मैंने क्या किया है? आप मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। हम दोनों का एक दूसरे पर पूरा पूरा हक है। कैसा हक? शक्ल देखी है तुमने अपनी? पागल औरत, छी। वो तो अच्छा है कुछ होने के पहले ही मैंने तुम्हारा ये रूप देख लिया, वरना भगवान न जाने क्या होता। और अपनी सुहाग रात वाली रात को चिल्लाते हुए कौशल अपनी पत्नी को ढकेलता हुआ कमरे से बाहर आता है। आपने कहा था आपने जांच परख कर ली है मम्मी। ये जांच ही परखी हुई थी, ये ऐसे लड़की। इससे अच्छा मेरे सर पर तुम कोई बड़ा सा पत्थर मार देती मम्मी। कम से कम वो पत्थर घर बनाने के काम तो आता। इस कंकर का मैं क्या करूं? कहाँ रखूं इसे? ये सब क्या है? मुझे खुद कुछ पता नहीं मम्मी जी। मैंने तो बस इनके हाथों पर हाथ रखा और ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। न जाने मुझसे क्या गलती हो गई। मम्मी जी ने समझाइए ना। छी, वो टच तो तुम मुझे याद भी मत दिलाओ। छी, घिन आती है मुझे तुमसे। मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। मम्मी, तुम इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। एक पल भी और मेरी आंखों के सामने दिखाई दी ना तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। सब समझ रही हूँ बेटा, सामने दिख ही रहा है क्या असलियत है और क्या झूठ। अब तो इसके मायके वाले ही बताएंगे। सामान बांध अपना नेहा, अब बात तुम्हारे घर वालों से होगी। रात के 1 बजे शादी के लहंगे में मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी? कौशल हमारा इकलौता बेटा है। उसने शादी के लिए हाँ की थी, इसलिए हम तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाए थे। तुम्हारा इस घर से रिश्ता मेरे बेटे के कारण है, और अगर वही जब तुम्हें नहीं अपनाना चाहता तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे मायके तक छोड़ाएगा। चलिए सुगंधा जी, रात बहुत हो गई है, हमें सोने चलना चाहिए। इसका ऐसा रूप देखकर मेरा बेटा वहाँ उल्टियाँ कर रहा है। कैसे सो जाऊँ मैं? तू जा यहाँ से नेहा, वरना कौशल की तबीयत और बिगड़ जाएगी। घर के सभी नौकर सर झुकाए घर की बहू के साथ ऐसा बर्ताव होता देख रहे थे और अपनी सुहाग रात के दिन ही नेहा को अपने ससुराल को छोड़कर वापस अपने मायके आना पड़ता है। पर उस कमरे में ऐसा हुआ क्या था? ऐसा क्या देख लिया था कौशल ने जो उसने फेरे के 1 दिन बाद ही अपनी बीवी को त्याग दिया? गाड़ी में बैठी हुई अपने ससुराल में बीते चंद लम्हे लगातार नेहा की आंखों के सामने आ रहे थे। आंखों में कई सपने लिए नेहा कौशल का हाथ पकड़े अपने ससुराल आती है। सारे नियम हो गए बेटा, पूरा दिन लग गया ना रस्मों में। काफ़ी देर तू रह गई अपने पति के बिना, पर आज से तेरा कौशल तेरा है। जा कमरे में, कमरा अच्छी तरह सजवा दिया है मैंने। याद रखना, पत्नी का धर्म होता है पति को खुश करना। जी मम्मी जी, मैं कौशल का पूरा ध्यान रखूंगी। कुछ देर बाद कौशल कमरे में आता है और दूध का भरा हुआ ग्लास पीकर नेहा का घूंघट उठाता है। बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था।
मैं बाकी पतियों जैसा नहीं हूँ नेहा कि आते ही तुम पर हक जमाऊं। मैं दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ तुम्हें। तुम भी थक गई होगी, पहले जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तो यहीं हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारा। आपको थकावट मेरे चेहरे पर भी दिख गई कौशल। लगता है मेरे 16 सोमवार का फल है आप। मैं ना अभी ज़रा ये मेकअप धोकर आती हूँ। इस मेकअप को 24 घंटे लगाकर मैं खुद परेशान हो गई हूँ। बाथरूम जाकर नेहा चेहरा धोकर बाहर आती है और अपनी बैग से चश्मा निकालकर उसे पहन लेती है। बिस्तर पर बैठकर जैसे ही वो अपना हाथ अपने पति के हाथ पर रखती है, कौशल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सारी बातें नेहा सोच रही थी कि तभी ड्राइवर कहता है, छोटी मैम साहब, आपका घर आ गया है। बस एक बात बोलना चाहूँगा छोटी मैम साहब, हम तो जानते ही थे कि ये होना ही है। छोटे साहब को चेहरे की खूबसूरती ज़्यादा पसंद आती है। शादी के वक्त ही कुछ कुछ चीज़ें साफ साफ बता देनी चाहिए। आप चश्मा लगाती हैं, आपका रंग थोड़ा सांवला सा है। बस इसी बात से छोटे साहब चिढ़ गए हैं। क्या? मैंने चश्मा लगाया इसलिए? व्हाट नॉनसेंस। पर ये तो सच बात है ना कि किसकी आईब्रो इतनी सुंदर होती है, किसके आईलैशेस इतने बड़े होते हैं। वो सब तो मेकअप था। बिना मेकअप वो मुझे अपने साथ रख नहीं सकते, तो शादी क्यों की मुझसे? गाड़ी से उतरकर नेहा अपने घर जाती है और दरवाजे पर अपनी एक दिन की ब्याही बहन को इस हालत में देखकर सभी घबरा जाते हैं। ये सब क्या है नेहा? तू इस वक्त यहाँ? जीजा जी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? कहीं उनकी तबीयत को? आप ये बैग क्यों साथ में लेकर आई हैं? वो घर छोड़कर आई हूँ मैं भाभी। आपका गुस्सा दीदी, इसी बात का डर था मुझे। पति पत्नी में तो बहस हो जाती है, क्या मेरे और इनमें नहीं होती? आए दिन तो होती रहती है बहस। तो क्या छोटी छोटी बातों में ससुराल छोड़ के मायके चली जाऊँ मैं? एक दिन पहले हुई है आपकी शादी, एक दिन पहले। लहंगा तक नहीं बदला अभी आपने और आप घर छोड़कर आ गए। अरे रुक जाओ ना सोनिया, उसे बोलने तो दो। क्या बोले तू भाभी? इसीलिए मैं कह रही थी कि शादी के पहले लड़के से इतनी बातचीत मत करो, मन भर गया होगा उसका। इसके पहले जब भी मैं कौशल से मिली, हमेशा मैं आप लोगों के कहने पर मेकअप करके ही मिली। मैं चश्मे भी नहीं लगाती थी, पर अब हमारी शादी हो गई थी। उसने कहा फ्रेश हो जाओ। मैंने फ्रेश होकर चश्मा पहन लिया, बिना मेकअप किए मेरा चेहरा देखकर, और मुझे चश्मे में देखकर कौशल जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी जो बेहद खूबसूरत हो, जैसे कि वो मेकअप के बाद भी लगती हो। अरे वो तो हर पति को अपनी पत्नी सजी धजी अच्छी लगती है, तो वैसा ही रहना पड़ता है ना दीदी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बीमार पड़ो, अच्छी ना लगो तो मैं तुम्हें घर से जाने के लिए कह दूँ? अरे क्या किचन के बाहर जब तुम थकी हारी आती हो तो मैं तुम्हारे पैर नहीं दबाता? क्या मैं ऐसा कह देता हूँ कि चली जाओ अपने घर? अरे क्या कहूँ सोनिया तुम्हें, प्यार साज श्रृंगार नहीं देखता। वो तो बस हम जिसे पसंद करते हैं उसे सजा कर रखना चाहता है। पर मिस्टर कुशल को सिर्फ साज श्रृंगार ही चाहिए। और तुम्हें अगर मेरी बहन के यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो मैं उसे अभी के अभी दूसरे घर में शिफ्ट करवा देता हूँ। पर याद रखना, मैं भी उसके पास ही रहूँगा। अरे ऐसा मैं क्यों चाहूँगी? पर क्या दीदी को 2 मिनट का सहारा देकर हम उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें? उनका खुद का भी तो एक सफ़र है। समाज के लोग क्या कहेंगे? ये सब अकेले कैसे सहेगी दीदी? हमें उनके घर वालों से बात करनी चाहिए। सोनिया के घर वाले कुशल के पेरेंट्स को फ़ोन लगाते हैं। क्या बात हो गई आंटी जी? हमसे कोई भूल हो गई क्या? मैं लड़की का भाई हूँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। भूल समझकर माफ़ कर दीजिए। बड़ी बुरी ठगी हूँ मैं तो इस सौदे में। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को अच्छा फंसाया आप लोगों ने, और अपनी ऐसी गवार बहन मेरे इतने हैंडसम बेटे के मत्थे मर दी। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं थी। हम कल ही उसके लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर देंगे और डाइवोर्स भी फाइल कर देंगे। तो इस बात को यही ख़त्म करने की आप सोचिएगा मत, क्योंकि बातें ख़त्म हो सकती है पर आपकी बहन का चेहरा तो वैसे के वैसा ही रहने वाला है। ये कहकर सुगंधा फ़ोन रख देती है। प्रज्वल कई बार सुगंधा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके घर भी जाता है, पर गार्ड उसे धक्के मारकर वापस भेज देते हैं। यहाँ घर पर भी रो रो कर नेहा का बुरा हाल था। उसकी दोनों भाभियाँ मिलकर जैसे तैसे उसे संभालती है। 2 दिन बाद, कब तक आप ऐसे ही भूखी प्यासी बैठी रहेंगी? जीजा जी को कोई मतलब नहीं है, वो तो उल्टा खुश हो रहे होंगे, पर मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती दीदी।
चलिए हम पार्लर जा रहे हैं। सोनिया और रूपा नेहा को पार्लर ले जाती है। ऐसा मेकओवर कीजिए दीदी का कि मैं क्या कोई भी पहचान ना सके उन्हें। और पार्लर में ब्यूटिशियन नेहा का ऐसा मेकअप करती है कि देखकर सभी चौंक जाते हैं। बिल्कुल यही तो चाहिए था, यही ग्लो। पर अभी भी कुछ बाकी है। पर अब इस मेकअप का क्या फ़ायदा भाभी, ये सब करके क्या होगा? अरे बस 2 महीने दे दे मुझे, तुझे सब समझ में आ जाएगा। रूपा नेहा को आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाती है और लेज़र ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट ले लेती है। 2 दिन बाद अपनी दोनों भाभियों के साथ नेहा चश्मा हटवाने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट करवाती है, जिसके बाद उसका चश्मा पूरी तरह हट जाता है। इस दवाई को आपको 15 दिन लगातार अपनी आंखों में डालना है। उसके बाद आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल आंखों की तरह हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर, हम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। वैसे आप लोगों की बातचीत सुनी मैंने, ऐसा लगता है ये चश्मा आप खुद के लिए नहीं हटवा रही हैं, कोई और बात है। सोनिया डॉक्टर को सारी बात बताती है, जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं, मेरी वाइफ डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप उनसे एक बार मिल लीजिए। एक ट्रीटमेंट होती है जिसके बाद स्किन का कलर भी बदल सकते हैं। अब अगर नेहा का मेकओवर हो ही रहा है तो अच्छी तरह से हो। और एक सजेशन दूंगा, एक लेंस भी ले लो, वो तुम्हारे चेहरे को बदलने में तुम्हारी और हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट नेहा फॉर योर न्यू लाइफ। और पूरे 2 महीने बाद नेहा इस तरह बदल जाती है कि उसे उसके घर वाले भी नहीं पहचान पाते। तुम दोनों मिलकर क्या कर रही हो मुझे पता नहीं, पर नेहा मैं तुम्हें सच में पहचान नहीं पा रहा हूँ। बस ऐसे ही कौशल जीजा जी भी नेहा को एक बार पहचान ना पाए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो नेहा दी, कल आपको कौशल की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाना है। और अगले दिन से नेहा बन जाती है नैन्सी और अपने ही पति की कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। खूबसूरत लंबे स्ट्रेट बाल, पतली कमर, नीली आंखें और गोरे बदन की लड़की को अपने सामने देखकर कौशल तो वहीं उसका दीवाना हो जाता है। फिर क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कैसा इंटरव्यू। यू आर सिलेक्टेड। व्हाट, आर यू किडिंग मी? सर मैंने तो अभी इंटरव्यू भी नहीं दी। यू मस्ट बी जोकिंग। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, 2 मिनट, मैं अभी आपके डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ। अच्छा, तो आपने MBA किया है पर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। ये हुई ना बात, हमें भी तो फ्रेशर की तलाश थी। मैं तो कहता हूँ आप आज से ही ज्वाइन कर लीजिए। अरे अभी से ज्वाइन कर लीजिए ना। और कौशल नैन्सी को यानी कि नेहा को अपनी ही कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे देता है। शाम के 6 बजे नैन्सी कौशल की कैबिन में आती है। सर वो एक्चुअली मेरा घर ना बहुत दूर है, तो क्या मैं थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? यही तो मौका है इससे दोस्ती बढ़ाने का। पोस्ट तो मेरी कंपनी में चपरासी की भी खाली नहीं थी, पर मैंने तुम्हें मैनेजर बना दिया ताकि तुम सीधा मेरे सामने वाली कैबिन में बैठ सको और मैं तुम्हें निहार सकूं। अब मैं तुम्हें बिल्कुल अलाउ कर देता नैन्सी, पर क्या है ना, आज ऑफिस में बहुत काम है। तुम रुक जाओ, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और रात के 9 बजे नैन्सी के साथ कौशल अपनी गाड़ी में निकल पड़ता है। तुम तो टिफिन भी लेकर नहीं आई थी, काफ़ी रात हो गई है, चलो हम कहीं कुछ खा लेते हैं नैन्सी। और इस तरह रोज रोज किसी न किसी बहाने से कौशल नैन्सी के करीब आने लगता है। सोचकर तो बहुत बुरा लग रहा है कौशल कि तुम ऐसी किसी पराई लड़की से बातें कर रहे हो, जबकि अभी तक तुम्हारा डिवोर्स भी नहीं हुआ। पर इस बात की खुशी भी है कि वो पराई लड़की कोई और नहीं तुम्हारी बीवी है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और 2 महीने हो जाते हैं। फिर एक रोज़ नैन्सी कौशल से कहती है, कब तुम मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो कौशल? दिस इज़ नॉट फेयर यार, मुझे मिलना है तुम्हारी मम्मा से। आखिरकार वही तो फ्यूचर में मेरी सास होने वाली है ना। ओ मेरी बेबी, एक मिनट, तुमने क्या कहा? मतलब तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया? आई लव यू सो मच। मुझे सब कुछ मिल गया नैन्सी, अब बस जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। मैं आज ही तुम्हें मम्मी के पास लेकर चलता हूँ। नहीं पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। पता है कौशल, मुझे ना बड़ा शौक था कोई लड़का मुझसे मंदिर में जाकर शादी कर ले और फिर अपने घर वालों को सरप्राइज दे। ये बड़ी बड़ी शादियाँ ना मुझे कभी पसंद नहीं है। हाँ तो डार्लिंग वही होगा जो तुम्हारी मर्जी होगी बस। कौशल अपने घर वालों से नैन्सी को इंट्रोड्यूस करवा देता है। अब कौशल पूरी तरह नैन्सी के बस में था। 24 घंटे बस नैन्सी को निहारता रहता और उसी के बारे में सोचता।
अब वक्त आ गया था इस बार प्यार का फायदा उठाने का। एक रोज रोती हुई नैन्सी कौशल के कैबिन में आती है। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो बता देते ना, ब्रेकअप सह लेती मैं। पर ये क्या, तुम्हारी मम्मी मुझे इनडायरेक्टली ताने मारती रहती है जस्ट बिकॉज तुम बहुत अमीर हो। भाई मुझे तुम्हारी रईसी की कोई जरूरत नहीं है, बहुत लड़के हैं मेरे पीछे। आई एम नैन्सी, कोई ऐरी गैरी नहीं हूं मैं। ये मम्मी को ना बिल्कुल भी शांति नहीं है। ट्रस्ट मी नैन्सी, मम्मी ने अगर तुम्हें कुछ भी कहा होगा ना तो आज अच्छा नहीं होगा। कहा होगा क्या होता है, यू डोंट ट्रस्ट मी ना। हर रोज किसी नेहा से कंपेयर करती है वो मुझसे। ये कौन है नेहा? ये सुनते ही कौशल गुस्से में घर जाता है और अपनी माँ के पास जाकर बुरी तरह उनसे लड़ाई करने लगता है। अरे बेटा, वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब तू ही बता, मैं क्या ऐसा कह सकती हूँ? इसका मतलब कि नैन्सी झूठ कह रही है, यानी आप उसे झूठा साबित करना चाहती हैं। मम्मी इसीलिए वो बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। अरे गलत क्या कहा उसने? आप उसे झूठी कह रही हैं। अभी भी आप वही कर रही है ना मम्मी? क्या चाहती है आप कि मेरा घर ही ना बसे कभी? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी बेटा, मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप प्लीज मुझसे बात मत कीजिए, मैं जा रहा हूं। और इस तरह कौशल के घर में नैन्सी ऐसी फूट डालती है कि सुगंधा को औलाद होने के बाद भी बांझ जैसा महसूस होता है। यहाँ नैन्सी के प्यार में कौशल के बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, सो अलग। एक तो मम्मी समझती नहीं, घर में रोज लड़ाइयाँ होती है, ऊपर से ये बिजनेस में न जाने कौन लफड़े कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है। तभी नैन्सी कौशल के कैबिन में आती है। आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस। क्या क्या कह रही हो नैन्सी? प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मजाक मत करो ना। कौशल जोर जोर से चिल्लाता जाता है पर नैन्सी नहीं रुकती, वो चली जाती है। कौशल कई बार नैन्सी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर नैन्सी उसका फ़ोन ही नहीं उठाती। 2 दिन तक अपने ऑफिस में ही रहकर कौशल नैन्सी को कांटेक्ट करने की सारी कोशिश कर लेता है। फिर हार कर नशे की हालत में रोता हुआ कौशल अपनी माँ के पास आता है। ऐसा क्या बोल दिया मम्मी तुमने नैन्सी को? उसने शादी के लिए मना कर दिया मम्मी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आई वॉन्ट हर। रो मत बेटा, भले ही हमें उस लड़की के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े, हम उसे मना कर अपने घर ले आएंगे। बेटा तो अपनी तबीयत मत बिगाड़, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास। कोई लड़की हमारे बेटे को मना कर ही नहीं सकती। नहीं मानेगी तो उसका घर खरीद लेंगे। जिस तरह प्रज्वल ने रोते हुए सुगंधा को फ़ोन किया था, आज वैसे ही रोते हुए सुगंधा नैन्सी को फ़ोन लगाती है। आई एम सो सॉरी सासू माँ, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। एक तरफ से तू मुझे सासू माँ कह रही है, दूसरी तरफ शादी करने से मना भी कर रही है। क्यों बेटा? क्योंकि मैं नैन्सी नहीं नेहा हूँ, आपकी वही बहू जिसको सुहाग रात के दिन आपके बेटे ने बेघर कर दिया था और बड़े प्यार से आप लोगों ने उसका साथ भी दिया था। डाइवोर्स फाइल कर रखा था ना आप लोगों ने मेरे खिलाफ, साइन कर दिए उस पेपर्स पे मैंने। कल पेपर आपके पास पहुंच जाएंगे। अब आपका बेटा आज़ाद है। आपको घमंड था ना कि कोई आपके बेटे को ना नहीं कर सकता, पर मैं करती हूँ। आपकी बहू, चेहरे से प्यार था ना उसे मेरे। आज उसे पता चलेगा कि दिल टूटना क्या होता है। और अपने पति को पूरी तरह से छोड़कर अपना बदला लेकर नेहा अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करनी है, प्रमोद जी के बेटे को बुलाइए। इनका बेटा तो विदेश में रहता है पंडित जी, खबर तो पहुंचाई थी हमने, पर उसने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। आजकल कहाँ बच्चे अपने रह गए पंडित जी। इसी दिन के लिए तो इंसान औलाद को पैदा करता है और औलाद है इस दिन भी नहीं लौटती। बहुत अच्छे इंसान थे प्रमोद जी, पर देखिए क्या किस्मत है, इतनी सारी संपत्ति, इतना कुछ, पुत्र रत्न भी है, पर अंतिम समय पर कोई नहीं। अब मुखाग्नि देगा कौन? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। मैं दूंगी पंडित जी, बेटा ना सही बेटी ही सही। मैं प्रमोद भैया का छोटा भाई हूँ पंडित जी, और ये मेरी बेटी है। मैं करूँगा रस्में। छोटा भाई भी तो बेटे समान ही होता है। आपने कभी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं किया पापा। इन रस्मों में मैं भी अपना हाथ लगाना चाहती हूँ। कम से कम अपनी अगली पीढ़ी के हाथ लगने से बड़े पापा की आत्मा को शांति तो मिलेगी। हाँ बेटा, बताइए पंडित जी क्या करना है? तुम हाथ लगाओ बेटा। पायल और अनिल मिलकर प्रमोद की अंतिम क्रिया की सारी रस्में पूरी करते हैं।
रस्में पूरी कर पायल अनिल के साथ अपनी बड़ी माँ के घर लौट जाती है। ऐसी दुख की घड़ी में विमला अपने बेटे बहू के इंतजार में दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी, पर दरवाजे पर अपने बेटे बहू के बजाय अपने देवर और उसकी बेटी को देखकर निर्मला की आंखें भीग जाती है। रो लीजिए बड़ी माँ, रो लीजिए और सारा का सारा दुख निकाल दीजिए मन से। बड़े पापा शुरू से ही ऐसा करते थे, हमेशा से सारी चीज़ें उन्होंने आपको बिना बताए की। आज भी बिना बताए चले गए ना। उन्होंने तो मुझे जिंदगी भर का दुख दे ही दिया है पायल बेटा। कलेजे पर पत्थर रख कर गया है वो मेरे, जिसके वजन के तले पूरी जिंदगी बितानी है मुझे। पर मेरी आंखें उस बात से नहीं भीगी। कुछ पुरानी यादें आंखों के सामने आ गई कि कैसे कर्म का चक्र अपना चक्का चलाने के लिए लोगों की मति भ्रम कर देता है। क्या मतलब बड़ी माँ, मैं समझी नहीं। ये कहानी है दो बहुओं की, सीमा और निर्मला। निर्मला की सास अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए उसने पहले ही घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहू निर्मला को सौंप दी थी। निर्मला भी बड़े होने का सारा फर्ज निभाती। घर की छोटी बहू सीमा को किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना होता तो अपनी जेठानी से ही पूछती। भाभी नाश्ते में क्या बना लूँ? मूंग की दाल सही रहेगी क्या? बिट्टू का पेट भी ठीक नहीं है। हाँ सीमा, यही ठीक रहेगा। तुम मूंग की दाल बना ले, एक भिंडी की सब्जी बना ले और मैं रोटियां सेक दूंगी। नहीं नहीं भाभी, आप क्यों सेकेंगी रोटियां? आप जाइए बिट्टू और पिंकी को संभालिए, मैं हूँ ना, रसोई देख लूँगी। अरे पिंकी को क्या संभालना है, बच्ची नहीं है, वो 8 साल की हो गई है। बिट्टू तो बेचारा छोटा है, ऊपर से उसकी तबीयत भी ख़राब है। मैं जाती हूँ उसके पास, पिंकी को रसोई में भेज देती हूँ, थोड़ा बहुत काम करवा ले उससे। अभी से आदत रहेगी तब तो ससुराल जाकर घर संभाल पाएगी। दुनिया की यूँ तो सबसे बेस्ट जेठानी है आप भाभी, पर आपकी ये बात ना मुझे कभी समझ में नहीं आती। क्या बेटा क्या बेटी, सब एक बराबर ही होता है। एक बराबर होते तो अनिल के साथ तू ब्याह कर इस घर में नहीं आती, अपने साथ अनिल को ले जाती। पर ऐसा हुआ नहीं, हुआ ना। समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, ब्याह कर तो लड़कियों को ही अपने ससुराल जाना पड़ता है। आज तेरा भाई है तो तेरे माँ बाप की सेवा हो जाती है, वहीं अगर तेरा भाई ना होता तो तू जा पाती क्या अपने ससुराल? नहीं ना, बहुत अंतर होता है बेटा बेटी में। समझ जाएगी तू धीरे धीरे। चल अब नाश्ते की तैयारी कर, बीच में अगर बिट्टू मुझे आने दे तो मैं रसोई में आती हूँ। अरे भाभी, ये घर तो हम दोनों का है ना, अब रसोई में आप रहो या मैं, बच्चों को मैं संभालूँ या आप, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे तो हमारे घर के ही हैं और रसोई भी हमारी ही है। और हाँ, पिंकी को भी रसोई में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्ची है बेचारी, जल बल जाएगी। नाश्ता तैयार कर सीमा खाने की टेबल पर लगाती है। जीती रहो तुम दोनों, इसी तरह एकजुट होकर घर को संभालना बहू। तुम्हारी सास की तबीयत तो तुम जानती हो, अब तुम दोनों को ही समझदारी बरतनी होगी और एक साथ चलना होगा। आप बेफिक्र रहिए पापा जी, मैं और दीदी देवरानी जिठानी नहीं बल्कि 2 बहनें हैं, आपके इस परिवार पर कभी भी एक आंच नहीं आने देंगे। सीमा ये कह रही थी कि उसका जी मचलने लगता है। मैं कमरे में चलती हूँ भाभी, आप ज़रा सभी को नाश्ता परोस दीजिए। और जैसे ही सीमा पलटी उसका सर घूम जाता है और वो वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। सीमा, अरे क्यों करती हो इतना काम? कर ली ना अब तबीयत खराब? अनिल सीमा को उठाकर कमरे में लेकर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बहू को? आप लोग घबराइए मत, मैंने अभी डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो आती होंगी। डॉक्टर घर आती हैं और सीमा को चेक करने के बाद सभी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या सीमा, मेरे घर नन्हा मेहमान आएगा? तुम सच में देवी हो, तुमने मुझे बाप बनने का सुख दिया है। चलो बस यही कमी थी घर में, अब भगवान मुझे मेरे दूसरे बेटे के भी बच्चे का मुंह दिखा दे, फिर किसी चीज़ की तकलीफ नहीं रहेगी। पहले ही पग में लड़का हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है मम्मी जी, पहली बार में ही किस्सा ख़त्म, फिर दूसरा ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अनिल को। नहीं मम्मी, बिट्टू मुझे बहुत मारता है, मुझे बहन चाहिए। फिर बड़ों के बीच में मुंह खोला तूने, थू कर। तेरी बोली लग गई और सीमा को बेटी हो गई ना, तो बेचारी को फिर बेटे के इंतज़ार में और समय देना होगा। अपनी देवरानी की दुश्मन नहीं हूँ मैं। अब से जब भी भगवान के हाथ जोड़ेगी तू तो भगवान से यही मांगना कि भगवान जी चाची को एक बेटा ही देना,
उसे मैं राखी बांधूंगी। क्या भाभी, किन बातों में पड़ गई आप? छोड़िए ना। सही कहा सीमा तूने, ये तो जश्न का समय है। रुक तू, मैं अभी रसोई से मिठाई लेकर आती हूँ और सभी का मुंह मीठा करवाती हूँ। निर्मला मिठाई लाकर सभी का मुंह मीठा करवाती है। सभी बड़े खुश थे। अगली सुबह कुछ अच्छा महसूस ना करने के कारण रोज़ सुबह 7 बजे उठने वाली सीमा 9 बजे तक कमरे से बाहर नहीं आती। कुछ देर बाद सीमा की आँख खुलती है और वो देखती है कि उसे उठने में काफ़ी देर हो गई है। हे भगवान, 7 बज गए। भाभी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? सारा काम उन्हें अकेले करना पड़ा होगा। मैं अभी बाहर जाती हूँ। जैसे ही सीमा तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है, वो देखती है कि किसी औरत के साथ निर्मला बातें कर रही है। देख, महीने के 3,000 यही फाइनल है। कपड़ा, बर्तन और झाड़ू पोछा। आप काम वाली रख रही हैं भाभी? क्या ज़रूरत है काम वाली की? काम ही कितना है घर पर। मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, वो न जाने क्यों बहुत थकावट सी महसूस हो रही थी। पता ही नहीं चला कि 9 बज गए। मैं तेरी जेठानी हूँ, तू मेरी जेठानी नहीं है। हाँ, ज़्यादा तेज़ मत बन। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तू जा, आराम से कमरे में जा। मैं अभी तेरे लिए दूध और छुआरा लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा खाएगी तो बच्चा भी रिष्ट पुष्ट होगा। निर्मला अपनी देवरानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती और उसे कोई काम नहीं करने देती। एक शाम निर्मला बाज़ार जाती है और बाज़ार से छोटे से लड्डू गोपाल जी अपने घर लेकर आती है। ये ले सीमा लड्डू गोपाल जी, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। भगवान करे इनके जैसा ही एक नटखट गोपाल तुझे भी हो जाए। जब मैं दूसरी बार पेट से थी ना, तो मेरी माँ ने मुझे लड्डू गोपाल जी दिए थे और देख कैसे मुझे फट से बिट्टू हो गया। क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी भाभी। मुझे भगवान को अगर बेटी देनी होगी तो मुझे बेटी ही देंगे। और मुझे ना सच में फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी, जो भी होगा मुझे। उस बच्चे को मैं दोनों ज़िंदगी जीना सिखाऊंगी, घर संभालना भी और समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम करना भी। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और 9 महीने पूरे हो जाते हैं और सीमा एक बेटी को जन्म देती है। कोई बात नहीं, उदास होने का क्या है। लक्ष्मी हुई है लक्ष्मी। अगली बार देखना तुझे बेटा ही होगा सीमा। मैंने ऑपरेशन करवा लिया है भाभी, दूसरा बच्चा नहीं चाहिए मुझे। क्या बहू, तूने हमसे पूछे बिना ऑपरेशन क्यों करवा लिया? भगवान ना करे अगर आगे चलकर तेरी बेटी को कुछ हो गया तो फिर कर पाएगी क्या तू बच्चा? अरे कम से कम दूसरा बच्चा तो होना ही चाहिए। मेरी किस्मत में बच्चों से बिछड़ना लिखा होगा मम्मी जी, तो मैं 10 बच्चे भी पैदा कर लूँगी तो भी वो मुझसे बिछड़ ही जाएंगे। न जाने ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। क्यों जिद कर रही हो सीमा तुम? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा आगे। आप ही बताइए जी, एक बेटा गोद ले लेना सही रहेगा क्या सीमा को? ये बच्ची तो बेचारी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, फिर क्या होगा अनिल का? क्या होगा, जो होना था वो हो गया। बड़ों से बिना पूछे ये लोगों ने डिसीजन भी ले लिया। मेरा बिट्टू है ना, वही रहेगा दोनों घर में इकलौता बेटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिट्टू तो मेरा बेटा ही है भैया, पर सीमा ने जो निर्णय लिया है वो मुझसे पूछ कर लिया है। मेरी सहमति थी उसमें। मेरी किस्मत में सुख होगा तो मेरी बेटी भी मुझे सुख दे देगी, और नहीं होगा तो 5 बेटे भी कर लूँ फिर भी दुखी ही रहूँगा। पायल को पाकर सीमा और अनिल बहुत खुश हो जाते हैं। उसे बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। पिंकी, 7 बज गए, अभी तक उठी नहीं तू? और ये फेस पैक यहीं का यहीं रखा है। इतना महंगा फेस पैक क्यों लाई थी मैं? फटाफट पैक लगा और किचन में आ जा। मम्मा, रोज़ आप मुझे कोई ना कोई फेस पैक दे देती हो, ऐसे मिल जाएगा क्या लड़का? आज रात को हमें पार्टी में जाना है। वहाँ अगर किसी अच्छे घर के लड़के की नज़र तुझ पर पड़ गई ना तो हो जाएगा रिश्ता पक्का। यहाँ निर्मला अपनी बेटी को उठाकर मेकअप और किचन के बारे में बता रही थी। वहाँ सीमा अपनी बेटी का सर सहला रही थी। चेहरे पर किताब रखकर ही सो गई बेचारी। पायल, उठ जा बेटा, देर हो रही है। 10 बजे एग्ज़ाम है ना तेरे, जल्दी तैयार हो जा बेटा और थोड़ा रिवाइज़ कर ले। मैं ना तेरा टिफ़िन पैक कर देती हूँ। आधे घंटे में सभी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। कान में म्यूज़िक सुनता हुआ बिट्टू बाहर से अपने घर आता है और सीधा खाने के टेबल पर बैठ जाता है। पिंकी सभी को नाश्ता परोसती है। पूरी रात कहाँ थे तुम बिट्टू? ये क्या हरकत हुई? रात भर घर पर नहीं रहना। वो चाची मम्मी को पता है। हाँ सीमा, मुझे पता है, वो मुझे बता कर गया था। अब पढ़ता है बेचारा अपने दोस्त के घर जाकर,
तू ना फिक्र मत कर। ये बहुत गलत कर रही हैं आप भाभी, एक ही घर में दोनों बच्चों में इतना भेदभाव। निर्मला अपने बेटे को सर पर चढ़ा कर रखती और बेटी को एक शब्द भी बोलने नहीं देती। दिन भर बस पिंकी रसोई में ही अपना वक्त बिताती। उसी रात निर्मला पिंकी के साथ एक फंक्शन में जाती है। एक लड़का पिंकी को पसंद कर लेता है और बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे निर्मला पिंकी की शादी की तैयारी में लग जाती है। मम्मी, पिंकी जैसी भी है पर है तो मेरी बड़ी बहन ना। वो चली जाएगी तो मेरा मन कैसा लगेगा। मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ मम्मी, इसलिए मैं सोच रहा था कि उसके विदा होने के बाद मैं एक फॉरेन ट्रिप करके आ जाऊँ। अरे मेरा बच्चा, बिल्कुल जा बेटा। पिंकी की शादी हो जाती है, पर बिट्टू को तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो बस विदेश जाने का बहाना चाहिए था। बस कैसे भी करके एक बार इस नए देश में अपने पैर जमा लूँ, फिर कभी वापस घर नहीं जाऊँगा। अंजलि, आई प्रॉमिस यू, फिर तुम्हें कभी चूल्हा चौका और किचन नहीं देखना पड़ेगा, ना साड़ी पहनने की झंझट, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं और तुम और हमारी छोटी सी दुनिया। निर्मला को अपनी बेटी पर बहुत घमंड था, पर वो तो विदेश में अय्याशियों में डूबा पड़ा था और यहाँ दूसरी तरफ पायल जी जान से पढ़ाई कर रही थी। एक दोपहर, मम्मी कहाँ हो? यू नो व्हाट, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी प्लेसमेंट हो गई है। 50 लाख रुपए सालाना, सेटल हो गई मम्मी मैं तो। किस बात की खुशी मनाएगी तेरी माँ? कितनी मेहनत की उसने तुझे काबिल बनाने में। कितने दिन ही तेरे पैसों का सुख भोग पाएगी वो। जिस दिन तेरी शादी होगी तू तो चली जाएगी, फिर तेरे पैसे तो तेरे सास ससुर को मिलेंगे ना, वो भी तब जब वो तुझे काम करने दे। इस बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था बड़ी माँ। मेरी लाइफ में एक लड़का है, उसकी भी मेरे साथ ही प्लेसमेंट हुई है। हम दोनों ने ये तय किया है कि अगर हम शादी करेंगे तो एक ही बिल्डिंग में आमने सामने की 2 फ्लैट्स ले लेंगे, क्योंकि मैं और करण तो ऑफिस में रहेंगे। हमारे पीछे हम दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ बातें करके अपना वक्त बिता पाएंगे। काम के लिए घर पर नौकर और कुक रख लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। तुमने बोल दिया और मैंने मान लिया। इतना आसान है क्या? यहाँ पिंकी के ससुराल वाले तो उसे अपने मायके आने ही नहीं देते, और तू नया संसार बसाकर मम्मी को साथ में रखेगी। पूरी बात तो फिर आपको भी पता नहीं है बड़ी माँ, और पता भी कैसे हो? आपने कभी पिंकी से उसके मन की बात पूछी नहीं? बहुत अत्याचार होता है उसके ससुराल में उसके साथ, और वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती। बोलेगी भी कैसे? आपने उसे कभी बोलना सिखाया है क्या? अब उसका घर वही है, जो उसका पति का है, जो उसके सास ससुर का है, वही मानना उसका धर्म है, और उसके साथ जो भी हो रहा है वो उसकी किस्मत। निर्मला तो अपनी बात से टस की मस नहीं होती। दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिन में बिट्टू अपने घर वापस आता और फिर किसी बहाने वापस विदेश चला जाता। फिर एक दिन, मम्मी, मैंने खास काम सेट कर लिया है विदेश में, पर बीच में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ आई है, तो हमारी जो ज़मीन है उसे बेच कर क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं वादा करता हूँ मम्मी, 6 महीने के अंदर वो पैसे लौटा दूंगा। उसके बाद तुम्हें और पापा को लेकर विदेश उड़ जाऊंगा मैं। निर्मला अपने पति को बिना बताए अपनी ज़मीन और गहने बेचकर अपने बेटे को अच्छी खासी मोटी रकम देती है, और बिट्टू फॉरेन चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पायल की भी शादी हो जाती है और वो अपने माँ बाप को लेकर बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती है, और दोनों देवरानी जेठानी पहली बार अलग अलग हो जाती हैं। पापा, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आप प्लीज़ मम्मी को उठा दीजिएगा, उन्हें आज किटी पार्टी में जाना है ना। हाँ बेटा, तो आराम से जा, मैं उन्हें उठा दूंगा। जैसा सपना पायल ने देखा था, हूबहू वैसा ही आशियाना उसने बना लिया था। वो एक फ्लैट में अपने मम्मी पापा को रखती है और सामने वाले फ्लैट में अपने सास ससुर के साथ खुद रहती है। एक कदम पर मायका तो दूसरे कदम पर ससुराल। तीनों वक्त का खाना दोनों परिवार साथ ही खाते। अपनी बेटी की शादी के बाद अनिल और सीमा को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि पायल की शादी हो गई है, और बुढ़ापे के कारण परिवार वालों को भी अच्छे दोस्त मिल गए थे। सीमा और निर्मला अब अलग अलग शहरों में रहने लगी थी। फ़ोन पर कोई किसी से कितनी ही बात कर लेता, अब बातें होती भी तो बस हाय हेलो। और बिट्टू का क्या हुआ बड़ी माँ? आप तो कहती थी कि आप विदेश आती जाती रहती हैं। किस मुँह से सच बताती बेटा, किस मुँह से? बिट्टू ने तो मेरा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। बस फ़ोन पर एक मैसेज आता था, इतने रुपए भेज दो, उतने रुपए भेज दो, और फिर वो भी बंद हो गया।
मैं ज़िंदगी भर सीमा से कहती रही कि बेटा कर ले, बेटा साथ रहता है, बेटी नहीं। इसी चक्कर में मैंने अपनी बेटी पिंकी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक बार भी पता नहीं किया कि उसके घर वाले कैसे हैं। अपनी बेटी को अपने पैर पर खड़ा नहीं किया। बेचारी फ़ोन करके रोती थी मुझे, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। तेरी माँ बेटी को जन कर भी निहाल हो गई और मैं बेटे को जन कर भी कंगाल। अब तो ये भी नहीं रहे, कहाँ जाऊंगी मैं। खुद को दोष मत दीजिए बड़ी माँ। आपने जो सुना उसी को सच माना, पर अब दुनिया बदल गई है। आजकल बेटियां तो शादी करके पराई होती है, पर बेटे वो तो जवान होती ही। और ये क्या कहा आपने? कहाँ जाएंगी आप? अरे कहाँ जाएंगी? अपनी बेटी के घर, हमारे साथ। सब एक साथ रहेंगे तो आपका मन भी लगा रहेगा। और पायल अपने साथ अपनी बड़ी माँ को भी ले जाती है। एक संपन्न परिवार में पैदा हुई शुभी को बचपन से कभी किसी भी चीज़ के लिए समझौता नहीं करना पड़ा था। भाई हो या माता पिता, वो परिवार में सभी की लाडली थी। उसके मांगने से पहले ही मंजू और महेश हर चीज़ लाकर उसके सामने रख देते थे। मायके में उसके पास अपना कमरा था जिसे उसने अपनी मर्जी से सजाया हुआ था। शायद ही कोई ऐसा दिन रहता था जब घर में शुभी की पसंद का खाना ना बना हो। धीरे धीरे समय बीता और शुभी एक नवयुवती बन गई। शुभी की अब शादी की उम्र हो गई है। आप कोई अच्छा लड़का देखकर बात चलाइए ना। अरे कैसी बात करती हो भाग्यवान, अर्णव शुभी से बड़ा है। पहले तो अर्णव की शादी होनी चाहिए। नहीं, पता नहीं कल को कैसी बहू आए। मैं पहले शुभी को विदा करना चाहती हूँ, उसके बाद ही बहू लेकर आएंगे। अपनी बेटी की शादी में मैं अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ। दिल खोल कर खर्च करूँगी अपनी इकलौती बेटी की शादी में। पति की जिद के आगे महेश की एक भी नहीं चलती और जल्द ही शुभी के लिए महेश एक बड़े व्यापारी का रिश्ता ढूंढ कर लाता है। देखो शुभी की माँ, वैसे तो लड़के ने MBA की हुई है, लेकिन अपने पिता के साथ बिजनेस में ही लगा हुआ है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो यहाँ शुभी के लिए बात चलाऊँ? अरे नेकी और पूछ अगर लड़का वाकई अच्छा है तो देर किस बात की। आप जल्दी से बात चलाइए। अच्छे रिश्तों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, उसके लिए लड़कियों की कोई कमी तो होगी नहीं। मंजू की बात सुनकर महेश जल्द ही नवीन के साथ शुभी के रिश्ते की बात चलाता है और बहुत जल्द खूब धूमधाम से शुभी की शादी नवीन के साथ हो जाती है। मंजू और महेश ने तो अपनी तरफ से अच्छे समृद्ध परिवार में ही बेटी का रिश्ता किया था, किंतु कहते ना, माता पिता संतान के लिए बस दुआ कर सकते हैं, उनकी किस्मत नहीं लिख सकते। शादी के कुछ दिन बाद न जाने प्रवीण भैया और भाभी को क्या हो गया है। जब से मेरी शादी हुई है, भैया और भाभी ने घर का बंटवारा करने की जिद पकड़ ली है। भैया भाभी से ऐसी उम्मीद मुझे कतई नहीं थी। लेकिन आप दोनों तो पापा जी का ही बिजनेस चलाते हो ना, फिर बंटवारा कैसे होगा? इसी बात की तो चिंता है शुभी। पापा नहीं चाहते कि वो अपने खून पसीने की मेहनत से खड़े किए हुए बिजनेस के टुकड़े करें, लेकिन भैया तो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। वैसे तो पापा मना ही कर रहे हैं, लेकिन लगता है पापा भैया की जिद के आगे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। नवीन के बड़े भाई प्रवीण की जिद के कारण शुभी के ससुर बिजनेस के 3 हिस्से कर देते हैं और गुस्से में दोनों बेटों से अलग रहने लगते हैं। पापा अपने भैया के साथ रिश्ते खत्म कर दिए। उसकी वजह मुझे समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने ही घर का बंटवारा करने के लिए पहल की थी। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा कि घर के या बिजनेस के हिस्से हो। फिर आप मुझे अलग क्यों कर रहे हैं? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ पापा। हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे और एक ही घर में रहेंगे। नहीं बेटा, बड़े के तेवर देखकर मुझे समझ में आ गया है कि शादी होते ही बेटों का अलग संसार हो जाता है। फिर माता पिता के साथ रहना उन्हें बंधन लगने लगता है। कल तक तो बड़ा भी पापा पापा कहकर मेरे आगे पीछे घूमता था, और आज वह ऐसे बगावत करने पर तुल गया है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि प्रवीण मेरी ही औलाद है। इससे पहले कि तेरे सुर भी बदल जाए, मैंने तुझे भी अलग कर दिया है। जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं अपना अच्छा बुरा खुद देख सकता हूँ। बेटा, जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, तो चुपचाप किसी वृद्धाश्रम में जाकर भर्ती हो जाऊँगा। लेकिन यह कलह और टेंशन अब मुझे अपने जीवन में नहीं चाहिए। नवीन अपने पापा को बहुत समझाता है, लेकिन पापा किसी की भी नहीं सुनते और दोनों बेटों का बिजनेस और घर अलग अलग करने के बाद खुद भी दोनों बेटों से अलग रहने लगते हैं। पिता से अलग होने के बाद
नवीन अपने बिजनेस में जान फूंकने की कोशिश में लगा हुआ था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन न जाने बिजनेस को किसकी नज़र लगी थी कि दिन पर दिन बिजनेस घाटे की ओर ही जा रहा था। इसी बीच गुजरते समय के साथ शुभी भी एक बच्चे की माँ बन गई थी। कुछ दिन बाद, मुझे माफ़ कर देना शुभी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से हमारे दिन बदल जाएंगे और ऐसा दिन देखने को मिलेगा। मैंने तुम्हें वादा किया था कि शादी के बाद राजकुमारी बनाकर रखूँगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हें एक मिडिल क्लास पति जितनी सुविधाएं भी नहीं दे पाऊँगा। एक बार जो हमारा बिजनेस पटरी से उतरा, लाख कोशिश के बाद भी कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। हर गुजरते दिन के साथ सब बिगड़ता ही जा रहा है। मैंने इसी उम्मीद में अपना गाड़ी मकान सब बेचकर बिजनेस पे लगा दिया कि इस बिजनेस से आज नहीं तो कल सब कुछ वापस पा लूँगा, लेकिन शायद वो मेरी गलती थी। मेरे कारण आज हमारे पास न रहने को सर पर छत है और ना ही गाड़ी, ना हमारे आज का ठिकाना है ना कल का। मुझे लगता है अब मुझे बिज़नेस बंद कर देना चाहिए और कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। जब तक हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मैंने पापा से बात कर ली है, हम मम्मी पापा के साथ उनके घर में ही रहेंगे। ठीक है नवीन, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक अच्छी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। हमारा आज अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, कल ज़रूर अच्छा होगा। शुभा और नवीन अपने बेटे के साथ माँ पापा के घर में शिफ्ट हो गए थे। बेटा, तुम्हारे और नवीन के यहाँ आकर रहने से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अब पहले जैसी बात नहीं रही बेटा। जब से तुम्हारे पापा जी ने बिज़नेस के हिस्से किए हैं ना, न जाने बिज़नेस को किसकी नज़र लग गई है। आमदनी बस नाम की रह गई है, इसलिए मैंने घर से नौकरों को भी हटा दिया है। अब खाना और घर की साफ़ सफाई का काम तुम्हें ही देखना पड़ेगा। देखा आपने नवीन जी, हम मम्मी पापा के साथ रहने आ गए तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका खर्चा बढ़ गया, इसलिए मेरे यहाँ आते ही उन्होंने नौकरों को हटा दिया। अब वो चाहती हैं कि खाना और घर के सारे काम मैं खुद करूँ। आपको पता है ना, मुझे काम करने की आदत नहीं है। और मेरे घर में तो 4-4 नौकर थे, कभी पानी का गिलास भी यहाँ से वहाँ उठाकर नहीं रखा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 24 घंटे के लिए नौकर रखें, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो काम वाली रखी जा सकती है ना। देखो शुभी, अभी हमारी स्थिति कुछ भी रोक टोक करने वाली नहीं है। मम्मी जैसा कहती है वैसा करो। फ़िलहाल हमें अपना समय गुजारना है। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी मैं किराए का मकान ले लूँगा और फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। शुभी को अब सास का छोटी छोटी बातों पर बोलना बुरा लगने लगा था। उसे बात बात पर महसूस होता कि वो इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद यहाँ कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। शुभी, मैंने 1-2 जगह नौकरी के लिए ट्राई किया था। मुझे पुणे से जॉब का ऑफ़र मिला है, लेकिन फ़िलहाल मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं पूरी फैमिली को पुणे ले जाकर सेटल हो सकूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो तुम मम्मी पापा के साथ इसी घर में रहो या फिर अपने मायके चली जाओ। देखो नवीन, तुम्हारे बिना यहाँ अकेले मैनेज कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, और ससुराल में सबसे बड़ा सपोर्ट पति ही होता है। जब तुम ही यहाँ नहीं रहोगे तो यहाँ मेरा मन कैसे लगेगा। और मम्मी के यहाँ सारी सुख सुविधा है। आपको पता ही है ना, आजकल माँ जी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे रोक टोक करती हैं। मैं ऐसा करती हूँ, अपने मायके चली जाती हूँ, कुछ दिन उनके यहाँ रह लूँगी। जैसे ही तुम्हारा जॉब थोड़ा सेटल होगा मैं तुम्हारे साथ पुणे आ जाऊँगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो। वैसे भी इस समय हम बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। पति के पुणे जाने के बाद शुभी अपने मायके चली गई थी। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के कारण शादी के बाद इतने सालों में शुभी कभी भी 1-2 दिन से ज़्यादा वहाँ रुकी नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि मायके में उसका ज़ोरदार स्वागत होगा और सभी लोग उसके मायके आकर रहने के फैसले से बहुत खुश होंगे। मायके पहुंचकर, मम्मी मैं अपने कमरे में सामान रख देती हूँ, उसके बाद आराम से बातें करेंगे। आप हमेशा कहती थी ना 2-4 दिन के लिए आ जा, आराम से बैठेंगे, फुर्सत से बातें करेंगे। तो लो, अब मैं 2-4 दिन के लिए नहीं 5-6 महीने के लिए आपके पास रहने आ गई हूँ। अब आप अपने सारे शौक़ पूरे कर लेना, खूब बातें कर लेना और अपनी नाती को भी खिला लेना। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरा कमरा तो अब छोटू ने ले लिया है। तेरे कमरे में उसने अपना सामान वगैरह जमा कर रखा है, तो ऐसा कर गेस्ट हाउस में अपना सामान सेट कर ले। अरे मम्मी, छोटू के पास तो अपना कमरा था ना, फिर उसने मेरा कमरा क्यों ले लिया?
बेटा, अब इतने सालों से खाली पड़ा था तेरा कमरा, फिर शादी के बाद उनके पास सामान बहुत हो गया तो उसने कहा कि मम्मी मैं यूज़ कर लेता हूँ ये रूम। बेटा, खाली कमरे से तो उसके काम आ जाए वही अच्छा है ना, इसलिए हमने कहा रख लो, तुम इस्तेमाल करो। अब वो अपने ऑफिस का लैपटॉप, डेस्कटॉप, फाइल वगैरह उस कमरे में ही रखता है, और तेरी भाभी का भी ना कुछ पर्सनल सामान रहता है उस कमरे में। मुझसे पूछे बिना मेरा कमरा भैया भाभी को दे दिया, जैसे मम्मी पापा के लिए अब उनकी छोटी और उसकी यादें मायने ही नहीं रखते। उन्होंने तो शायद मन बना लिया था कि मैं कभी वापस उस कमरे में आकर रहने वाली नहीं हूँ। मेरे जिस कमरे में मैं एक सामान अपनी मर्ज़ी के बिना यहाँ से वहाँ नहीं होने देती थी, अब मेरा वो कमरा मेरा ही नहीं रहा। कितनी अजीब बात है, और मैं शिकायत भी नहीं कर सकती। मम्मी ने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं मेहमानों के कमरे में जाकर अपना सामान सेट कर लूँ, मतलब अब मैं उनके लिए एक मेहमान हो गई हूँ। अचानक शुभी को कुछ महीने पहले की घटना याद आने लगती है, जब वो और नवीन मम्मी पापा जी के घर मदद मांगने पहुँचे थे। मम्मी, मैं अपना सामान कहाँ रखूँ? अरे बेटा, पूरा घर ही तेरा है, जहाँ तेरा मन करे वहाँ सामान रख दे, जहाँ तुझे बैठना हो वहाँ बैठ जा। घर को जैसे सजाना है वैसे सजाना, मैं तो सब तेरे ऊपर छोड़ रही हूँ। तू कोई मेहमान बनकर थोड़ी ना आई है, और बहुएं डर डर कर पूछती हुई अच्छी नहीं लगती, अधिकार जमाती हुई अच्छी लगती है। अरे बेटा, क्या हुआ? मैं रानो को बोलकर तेरा सामान गेस्ट हाउस में शिफ्ट करवा देती हूँ। ठीक है मम्मी, जैसा आपको। मैं अपना सामान गेस्ट रूम में रख देती हूँ। अगले दिन। क्या बात है बेटा, बड़ी थकी थकी सी लग रही है, रात में सोई नहीं क्या? कुछ नहीं मम्मी, अगर इसी बात की चिंता होती तो आप मुझे गेस्ट रूम में भेजते ही नहीं। आपको पता है ना, मुझे बचपन से ही अपने बेड पर सोने की आदत है। किसी और बेड पर अगर मैं लेट जाऊं तो मुझे नींद ही नहीं आती। अब एडजस्ट करने में मुझे कम से कम 1 हफ़्ता लगेगा। फिर भी आपने मुझे मेरे कमरे की बजाय गेस्ट रूम में भेज दिया। अरे वो बात नहीं है बेटा, तू मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल। अच्छा ये बता, खाने में क्या खाएगी? कुछ भी बना लो मम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे बेटा, तुझे क्या खाना है मैं वही बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, आज अपने हाथ की कढ़ी चावल बनाकर खिला दो, बहुत दिन हो गए कढ़ी चावल नहीं खाए। दोपहर के समय नौकरानी रानो सबका खाना लगाने लगती है। अरे रानू, मैंने तो मम्मी को कहा था कि आज कढ़ी चावल बना देना लंच में, फिर ये छोले चावल क्यों बना दिए? दीदी, आपने तो कढ़ी चावल बोला था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बड़ी भाभी आई, कहने लगी रानो तुझे अक्ल नहीं है, शनिवार के दिन तो काले चने और चावल बनते हैं, तो कढ़ी किसी और दिन बन जाएगी। आज तो काले चने की सब्ज़ी और चावल बना दे। तो मैंने बना दिए। अब नाराज़ मत हो दीदी, मैं आपके लिए कढ़ी चावल कल बना दूँगी। रहने दे रानो, तू माफ़ी क्यों मांग रही है? ठीक है ना, तुझे तो जैसा कहा जाएगा तू तो वही करेगी। और अब मैं तो मेहमान हो गई हूँ, तुझे अपनी भाभी की बात ही माननी चाहिए। रानो की बात सुनकर उसे अपनी सास की कही बातें याद आने लगती है। मम्मी जी, क्या सब्जी बनेगी आज? आप बता दीजिए, मैं बना दूँगी। अरे बहू, जो पसंद हो बना ले, इतना सोचा मत कर। जो तेरी पसंद वही हमारी भी पसंद। क्या रोज़ रोज़ मुझसे पूछने आती है? हैं बेटा, तुम जवान लोग हो, तुम्हारी उम्र में खाने पीने का शौक़ होता है, हमारा क्या है, अब उम्र हो गई है, जो बन जाए वही ठीक। ठीक है माँ जी, फिर मैं आज छोले भटूरे बना लेती हूँ, मेरा कई दिनों से मन हो रहा था। अरे बेटा, अगर तेरा मन हो रहा था तो फिर तुझे पहले ही बना लेना चाहिए था ना, इस पे संकोच वाली क्या बात है। और देख, तू अपने घर में है, तेरा जो मन करे वो खा, जैसे मन करे वैसे रह, इतना बंधन महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। मम्मी जी रोज़ मेरी पसंद का ही खाना बनवाती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मुझे कढ़ी खाने का मन हो और उन्होंने कुछ और बनवा दिया हो। और यहाँ मेरी माँ अब बहू की पसंद को बेटी से ऊपर रख रही है। शायद यही अंतर होता है, जो शादीशुदा बेटियाँ मायके में ज़्यादा दिन टिकना नहीं चाहती। ऐसा लग रहा है जिस घर में मैं बचपन से पली बड़ी हूँ वहाँ मेरा अधिकार ही अब ख़त्म हो गया हो। शुभी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण मायके में तनाव या मन मुटाव की स्थिति पैदा हो, इसलिए चुपचाप लंच करने लगती है। तभी उसे अपने बेटे शिवम के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। शुभी उठकर बच्चों के कमरे में जाती है तो देखती है शुभम और भाभी का बेटा श्रेयस आपस में झगड़ रहे हैं।
अरे बेटा क्यों रो रहे हो तुम? क्या बात हो गई? मम्मा, श्रेयस अपना किसी भी खिलौना मुझे हाथ लगाने भी नहीं देता। मैं कोई भी सामान छूता हो तो मुझसे वापस छीन लेता है। कहता है अगर मुझे खेलना है तो मैं अपने खिलौने लेकर आऊँ। शिवम बेटा तू दे देना उसके खिलौने, वो ऐसा ही है, बिना बात अभी चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा लेगा। तू आजा, मैं तुझे कुछ खाने के लिए देती हूँ। नहीं नानी, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे खिलौने चाहिए। ये क्या बात हुई? मम्मी श्रेयस को भी तो समझा सकती थी। वो शिवम से उम्र में बड़ा है और घर में 2-2 बच्चे हैं, तो दोनों को मिलकर खेलना चाहिए। उल्टा मम्मी अपने पोते का ही सपोर्ट कर रही है। शिवम का भी तो मन होगा ना कि वो खिलौनों से खेले। किसी तरह शुभी ने अपने बेटे शिवम को शांत कराया और बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद शाम के समय, अरे 9 बज गए हैं, जल्दी से चैनल चेंज करो, बिग बॉस लगाओ ना, आज बहुत अच्छा ट्विस्ट आने वाला है बिग बॉस में। अरे शुभी, बिग बॉस भी कोई देखने की चीज़ है? हम लोग बिग बॉस वगैरह नहीं देखते। इस टाइम मैं तो न्यूज़ सुनती हूँ। रविश कुमार का प्राइम टाइम आता है ना, तुम भी सुनो, अच्छा लगेगा। शुभी के कहने पर भी भाभी ने चैनल चेंज नहीं किया था। मन मारकर शुभी को भी भाभी के साथ बैठकर न्यूज़ सुननी पड़ रही थी। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन हर छोटी छोटी बात शुभी के मन में गहरे घाव करती जा रही थी। वो अपने मायके में रह ज़रूर रही थी, लेकिन उसे इतना एहसास हो चुका था कि अब उसको मायके में भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, बल्कि भाभी के हिसाब से रहना होगा। खाना हो या टीवी पर चलने वाला प्रोग्राम, घर की साज सजावट हो या फिर बच्चों के खेलने का समय, सारी बातें भाभी अपने हिसाब से ही निश्चित करती और ननद शुभी के ओपिनियन को कुछ खास इम्पोर्टेंस भी नहीं देती। कैसी हो शुभी? मैं तो ठीक हूँ। आपकी जॉब कैसे चल रही है? फ़िलहाल तो सब ठीक है, लेकिन पुणे बहुत महंगा शहर है। यहाँ पर तुम सबको, यानी तुम दोनों को लाकर सेटल होने के लिए अभी थोड़ा समय और लगेगा। अच्छा हुआ तुम अपने मायके चली गई। आखिर कितने दिन अकेले मम्मी पापा के पास रहती। अब पापा के यहाँ एक ही एसी है। गर्मी का मौसम है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। नहीं नवीन, बहुत रह लिया मायके में। सोच रही हूँ इस संडे को वापस मम्मी पापा के पास चली जाऊँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ बात हुई क्या? नहीं नवीन, कुछ बात नहीं हुई। बस मुझे इतना समझ में आ गया है कि मायके की घी लगी रोटी से ससुराल की सूखी रोटी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। हाँ, मुझे समझने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी जी पापा जी मुझे किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। तुम आराम से अपनी जॉब करो, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं वहाँ मैनेज कर लूँगी। मायके में मेहमान बनकर रहने से अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में हक और धौंस के साथ खुशी खुशी रहूं। शुभी को तो ये बात समझ में आ गई थी, लेकिन क्या आप शुभी की बात से सहमत हैं? क्या वाकई ससुराल की सूखी रोटी मायके की घी वाली रोटी से ज़्यादा स्वादिष्ट होती है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा।